अपनी लकड़ियां, चल भाग यहाँ से। मुझे कैसी दुनिया बना के दी जिसमें मैं मालिक और इंसान काम कर। मालिक, लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा था। तुम कोई भी एक इच्छा मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। और इंसानों के मालिक हम जैसे जानवर हों। सामान कुछ ज्यादा ही है। मेरे दोनों हाथों में बहुत वजन हो चुका है। एक गांव में कालू नाम का एक लकड़हारा अपने गधे के साथ हर रोज जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां काट कर अपने गधे के पीठ पर रखकर लाता। लकड़ियां कभी ज्यादा भी हो जाती थी तो गधे को अपने पीठ पर ढोकर ले आना पड़ता था। एक दिन कालू जंगल से लकड़ियां काटकर गधे के पीठ पर लादकर घर लेकर आता है तो रास्ते में गधा बोलता है, मालिक, आज लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा रहम कीजिए ना, लकड़ियों का वजन कम कर दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वाह बेटे, इतने में ही बोल रहे हो, चुपचाप लेकर चलो। अरे कहाँ इतना वजन है, कम ही तो है, लकड़ियाँ शांति से लेकर चलो। गधा चुपचाप लकड़ियां लेकर किसी तरह घर आ जाता है। गधा लकड़ियां रखकर, तुम कभी किसी दिन इतना बोझ अपने कंधे पर भी लेके चलो, तब जाकर समझ में आएगी दूसरे की तकलीफ। मैं जा रहा हूँ काम छोड़कर और मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम अपना बोझ खुद उठाना, देखता हूँ तुम कैसे इतनी लकड़ियों का बोझ उठा पाते हो। अरे जाओ, मेरे होने से तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम इतनी सी लकड़ियां देखकर डर जा रहे हो। मैं ले आऊंगा अपनी लकड़ियां, चल भाग यहाँ से, दोबारा लौट के आना भी मत। हाँ, जा रहा हूँ और दोबारा आऊंगा भी नहीं। ये सब बोल के गधा जंगल की ओर चल देता है और सोचने लगता है, मालिक को मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और मैं वहां से चला तो आया, लेकिन अब मुझे अपने खाने का बंदोबस्त अपने से करना होगा। गधा ये सब बोलते बोलते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वहाँ एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा होता है। अब ये देखो, यहाँ लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं और ये भाई साहब यहाँ बैठकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। साधु ये सब बातें सुन के जाग जाता है। क्या हुआ बच्चा? लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। तुम तकलीफों से घिरे हुए हो। क्या है तुम्हारी तकलीफ? मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा तो क्या तुम मेरी तकलीफ को दूर कर दोगे? तुम इंसान ही हम जैसे जानवरों को तकलीफ देते हो और तुम ही बोल रहे हो कि तुम मेरा तकलीफ को दूर करोगे। ये अच्छा मजाक है। बच्चे, तुम मुझे कोई आम इंसान मत समझो। तुम्हें इंसानों ने तकलीफ दिया है, इसके लिए मुझे काफी दुख है। तुम्हें इंसानों से क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, मैं इसका कोई हल दूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम पूछ रहे हो इसीलिए मैं बताता हूँ। मेरा मालिक एक लकड़हारा है, कालू उसका नाम है। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और मेरे पीठ पर सारी लकड़ियाँ रखकर अपने घर को ले आता। उसे मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती कि मैं उसका कितना बोझ उठा रहा हूँ और उससे ये बात मजाक में लगती है। मैंने गुस्से में आकर अपने मालिक को बुरा भला बोल दिया और काम से भाग आया। तो ये बात है, तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी मेहनत को नहीं समझता, इसीलिए तुम इतने गुस्से में हो। हाँ, इसीलिए मैं गुस्से में हूँ। उसे भी अंदाजा होना चाहिए मेरी मेहनत और तकलीफ का, तब जाके उसे समझ में आएगा मेरी मजबूरी और मेरी तकलीफ क्या है। इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बोलो, तुम कोई भी एक इच्छा मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। पर एक ही इच्छा मांगना, वो भी सोच समझ के। गधा सोच में पड़ जाता है। इन्होंने मुझे एक इच्छा मांगने का मौका दिया है। अगर मेरी इच्छा सच में ये पूरी कर पाए तो मेरी तकलीफ और मजबूरी मेरे मालिक जैसे इंसानों को महसूस हो। तभी जाकर उनको समझ में आएगा कि बोझ ढोना कितना मेहनत का काम है और इतने सारे बोझ को एक साथ उठाना कितनी तकलीफ की बात है। गधा ये सब सोच के साधु से बोलता है, ठीक है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप हम गधे जिस तरह काम करते हैं उस तरह आप इंसानों से काम करवाएं और इंसानों के मालिक हम जैसे जानवर हों। यानी वो जैसे हमारे मालिक हैं और हमारे से काम करवाते हैं, ठीक उसी तरह हम उनसे काम करवाएं और हम उनके मालिक हों। मुझे एक ऐसी उल्टी दुनिया बना के दीजिए जिसमें मैं मालिक हूं और इंसान काम करने वाले।
साधु ये बात सुन के पूरी तरह हैरान हो जाता है, पर उसने गधा से बोला था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा और वो भी तुम सोच समझ कर मांगना। तो गधा सोच समझ के अपनी एक इच्छा मांग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। जाओ, आज और इसी वक्त से तुम एक मालिक का जीवन जियोगे, और जिस तरह इंसानों तुमसे काम निकलवाया है, तुम भी इंसानों से उसी तरह काम करवाओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपकी बात मान के। गधा वहाँ से निकल जाता है और अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। गधा साधु की बात सच है या नहीं, ये देखने के लिए वो अपने मालिक को बोलता है। अरे कालू, चलो जंगल से लकड़ियां काट के लाते हैं। हाँ मालिक, क्यों नहीं, चलिए। गधा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो साधु की दी हुई इच्छा की वजह से वो कालू का मालिक बन चुका था। उसे ये बात समझ में आ गई है कि मैं अब कालू का मालिक हूँ और मैं कालू से कुछ भी करवा सकता हूँ। गधा और कालू दोनों ही जंगल चले जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए। चलो ये लकड़ियां काटो और काट के अपने कंधे पे लेके चलो। कालू उसकी बात सुनकर लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां काटने के बाद अपने सर पर उठा लेता है। दोनों ही घर के लिए चल देते हैं। घर पहुंच के गधा, क्यों रे कालू, कितना वजन था? लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ तुम्हें? और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? मालिक, लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा था, पर मैं किसी तरह ले आया। अगली बार से थोड़ा कम लकड़ियां उठाने को बोलिएगा। अरे तुम भी ना, कहाँ इतना वजन था कालू? अरे इतनी सी तो लकड़ियां हैं और तुम डर जा रहे हो। कल और लकड़ियां दूंगा और तुम उसे उठाकर लाना। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। लकड़ियां कम नहीं हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। और आप बोल रहे हैं कि कल और लकड़ियां देंगे। इस तरह दुगना वजन हो जाएगा। मैं इतने लकड़ियों का वजन लेकर नहीं चल पाऊंगा। अरे हटो यार, तुम ले आओगे। अब कल की कल देखेंगे, ठीक है? अब एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, बाजार से कुछ सामान खरीद के ले आते हैं। ठीक है मालिक, चलिए। कालू और गधा दोनों ही बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार पहुंच के कालू और गधा सामान खरीद लेते हैं। सामान खरीद के रास्ते में सामान कुछ ज्यादा ही है। मेरे दोनों हाथों में बहुत वजन हो चुका है। मैं ठीक से उठा भी नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, तुम हर वक्त यही रोना क्यों रोते हो? इन थैलियों में सब्जियां हैं और सब्जियों का वजन कहाँ इतना होगा? तुम भी ना, अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम, लेकर चलो। कालू और गधा दोनों ही सामान लेकर चल देते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद कालू सामान रखकर, मालिक, सामान बहुत ही ज्यादा है और आपको ये बात मजाक लग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। इतने से सामान से नहीं डरते हैं, कल इससे और ज्यादा सामान लेंगे, तब तुम्हें आज और कल के सामान में फर्क पता चल जाएगा कि कौन सा सामान ज्यादा है, ठीक है? ऐसा मत बोलिए मालिक, रहम कीजिए। इस तरह तो मैं पूरी तरह थक जाऊंगा। आप मेरी तकलीफ को समझिए। इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा। मुझे उतना ही वजन दीजिए जितना मैं सह पाऊं। ठीक है, कल से उतना ही वजन दूंगा। कालू और गधा दोनों ही फिर से जंगल लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। इस बार लकड़ियां दुगनी थी। कालू को बहुत ही ज्यादा तकलीफ और मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर वो लकड़ियों को उठा पाएगा। कालू किसी तरह लकड़ियां तो अपने सर पर उठा लेता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते वो अचानक से गिर जाता है। इतना वजन होने के कारण वो संभाल नहीं पाता है और गिर जाता है। मालिक, मैंने आपको बोला था कि लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा है और आप कल के मुकाबले मुझे आज बहुत ज्यादा लकड़ियां उठाने के लिए दे दिया है। मैं इतना वजन संभाल नहीं पाया और गिर गया। ठीक है कालू, तुम एक बात बताओ, मैं अगर ये लकड़ियों को उठाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मालिक, मुझे जैसा महसूस हो रहा है वैसा आपको भी महसूस होगा और आप भी कभी न कभी लड़खड़ा के गिर जाएंगे, क्योंकि लकड़ियों का वजन बहुत ही ज्यादा है। तो कालू, तुम्हें इस चीज से क्या समझ में आ रहा है? मालिक, मुझे तो इस चीज से एक ही चीज समझ में आ रही है कि जो जिस काम में जितना सक्षम है उससे उतना ही काम करवाना चाहिए। उससे अधिक उस पे बोझ नहीं देना चाहिए, वरना कुछ उल्टा ही होगा। तो कालू भैया को बात समझ में आ गई थी और गधा भी मालिक बनने की ख्वाहिश को पूरा कर चुका था। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा इसी तरह की नई हिंदी कहानी देखने के लिए। एक आदमी, 2 घर और 2 बीवियां। जी हाँ, ये है रमेश की कहानी, जिसके जीवन में प्यार से ज्यादा तनाव है और शांति से ज्यादा झंझट। एक तरफ है सीता, सुशील, संस्कारी और घरेलू पत्नी, और दूसरी तरफ है गीता, तेज, तंदुरुस्ती से भरी और कभी भी भड़का देने वाली। अरे सुनो, जल्दी खाना लाओ, मुझे काम में जाने के लिए देर हो रही है। हाँ जी, अभी लाई। रमेश खाना खाकर घर से काम के लिए निकल जाता है, लेकिन वो काम पे ना जाने की बजाय गीता के घर जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में 2 बीवियों का चक्कर चल रहा था, और गीता के घर जाता है। मैं लौट आया काम से। क्यों जी, बड़े दिनों बाद आए हो? आजकल तो घर आना ही भूल गए हो। हफ्ते में कभी एक बार आते हो, कभी वो भी नहीं आते हो। कितना काम कर रहे हो तुम? क्या करें, इस इंसान को काम करना ही पड़ता है। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। वो देखो, उस थैली में रखा है। गीता यह देखकर खुश हो जाती है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ इतने दिन घर ना आने से। कुछ तो लेकर आए हो मेरे लिए। ये सब बातें करके वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश निकल जाता है सीता के यहाँ। सीता के यहाँ पहुँच के रमेश बोलता है, कल थोड़ा देर हो गया था काम में, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। ऐ जी, ऐसा क्या काम पड़ गया आपको कि कल घर ही नहीं आ पाए? सीता को कहाँ पता था कि रमेश की जिंदगी में एक की जगह 2 जिंदगियां चल रही थी। रमेश की 2 बीवियां होने के कारण रमेश बहुत ही बड़े मुश्किल में फंस गया था। कभी सीता के पास से गीता के यहाँ जाता, तो कभी गीता के पास से सीता के पास जाता। ऐसे करते करते वो अपना जीवन जी रहा था। परेशानियां तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गीता के यहाँ रमेश जाता है तो रमेश मन ही मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गीता के पास कल सुबह सीता के पास चला जाऊंगा। सुनो गीता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे परेशान मत करना। मैं आराम करने जा रहा हूँ। उधर सीता रमेश का इंतजार कर रही थी। रात भी हो चुकी थी, लेकिन रमेश का कुछ पता नहीं था। सीता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। आज वो घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। आज सुबह कुछ बोलकर भी नहीं गए हैं, और इतनी देर हो गई है अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। सीता कहीं जा नहीं सकती थी। वो घर के आंगन में बैठकर रमेश का इंतजार कर रही थी, पर उसे पता नहीं था रमेश गीता के घर में है और वो बीमार है। वो रात में नहीं आ सकता है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। रमेश गीता के घर से निकल जाता है और सीता के पास पहुंचता है। सीता रमेश को देखकर खुश हो जाती है, पर वो मन ही मन में बहुत उदास थी। आप कहाँ थे रात भर? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं पूरी रात आंगन में बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। अरे हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं काम पर ही रुक गया था। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना, या डॉक्टर के पास चले? कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। एक काम करो, चलो थोड़ा खाना लगा दो, मुझे भूख लगा। कल रात को मैंने कुछ खाया नहीं है तबीयत खराब होने के कारण। ठीक है जी, मैं कुछ लाती हूँ। दूसरी ओर गीता सोच में पड़ जाती है। रमेश कहाँ सुबह सुबह उठकर चला गया? मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं कहाँ होंगे। वाह, कितना बढ़िया खाना बना है। भूख से तो मेरा हालत ही खराब हो गया था। अब खाना खाकर कुछ बढ़िया लग रहा है। सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, लेता आऊंगा। घर में सब्जी नहीं है, आप सब्जियां लेते आइएगा। रमेश बाजार से सब्जियां ले आता है। सामान रख के रमेश घर से निकल के गीता के पास पहुंच जाता है। तुम बिन बताए कहाँ चले गए थे? अचानक से गायब हो गए घर से। अरे कहीं जा रहे हो तो मुझे बताकर भी जाया करो। अच्छा छोड़ो, घर में कुछ सामान नहीं है, चलो हम दोनों मिलकर बाजार से कुछ सामान खरीद ले आए। गीता और रमेश दोनों ही बाजार सामान खरीदने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर सीता, अरे इन्होंने तो आदि लाया ही नहीं, लगता है भूल गए हैं, जाके लाना होगा। सीता भी बाजार के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर रमेश और गीता बाजार के रास्ते में थे, तभी सीता वहां पहुंच जाती है। सीता रमेश को गीता के साथ देखकर चौंक जाती है। रमेश पूरी तरह फंस गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गीता और सीता को किस तरह जवाब दिया जाए।
तभी सीता रमेश से सवाल करती है, ये कौन है और आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? आपने तो मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और आप इस औरत के साथ घूम रहे। अरे तुम कौन हो? मुझे मेरे पति के साथ कहीं आने जाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? सीता ये बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है कि इनके साथ जो औरत है वो उसकी पत्नी बता रही है, पर ये कैसे हो सकता है? इनकी पत्नी तो मैं हूँ, तुम कैसे इनकी पत्नी हो सकती हो? बेचारा रमेश बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जो इस समस्या से तीनों को निकाल सके। उसे समझ में नहीं आ रहा था। पागल हो गई हो क्या? बाजार में राह चलते किसी भी आदमी को अपना पति बता रही हो? ये मेरे पति है और तुम इन्हें अपना पति बता रही हो? जाके इलाज करवाओ पागल खाने में। पागल तो तुम हो जो मेरे पति के साथ घूम रही हो और मुझे पागल बोल रही हो। ये मेरे पति है, इसका सबूत भी मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। दोनों में बहुत ही तनाव का माहौल बन चुका था। रमेश को कुछ सूझा नहीं और वो बोलता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ कि तुम दोनों में कौन मेरी पत्नी है और कौन नहीं। तो सुनो, तुम दोनों में से मेरी पत्नी तुम दोनों हो। मैंने तुम दोनों से शादी किया है। सीता मेरी पहली बीवी है और गीता मेरी मोहब्बत, जिससे मैंने कुछ ही साल पहले शादी किया है। मुझे तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहिए था ताकि आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। मैंने तुम दोनों को अंधेरे में रखा था। काम के बहाने तुम दोनों से एक एक करके मिलता था। तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम दोनों मेरी ही बीवियां हो। दोनों ये बात सुनकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाते हैं। तभी गीता बोलती है, तुमने उससे शादी किया तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते मुझे। तुमने हम दोनों की शादियों का मजाक बनाया है। मैंने तुम दोनों की शादियों का मजाक कभी नहीं बनाया। तुम दोनों से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता। जब तुम हम दोनों से इतना ही प्यार करते हो तो ठीक है, अब से हम तीनों साथ में रहेंगे। साल के आम के कारण सबकी तबीयत खराब हो रहा है। ओ आओ, ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। ये गई मेरी कमाई करने वाली जादुई इंजेक्शन। मंडी में गोपाल नाम का एक आदमी आम बेचता था। लो जी उसके लो, दाहिने और ले फूलों आया की आपका दुकान थी गुनेगार और को। बाएं और फल की दुकान। गोपाल की आम की दुकान ठीक उनके ले बीच में जाऊंगा थी। ताऊ, वैसे तो वराम नहीं गोपाल तुझे। बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का आदमी था। वो हर रोज अपने बगीचे से आम तोड़ के ताजे ताजे आम मंडी में लाके बेचता। आम अच्छा और ताज़ा होने के कारण बहुत ही जल्दी बिक जाता। गोपाल को इस बात से एक तरकीब सूझी। अगर मेरे आम इसी तरह बिकते रहें तो मैं जल्द ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। अमीर आदमी बनने के लिए मुझे और आम बेचना होगा। कल बगीचे में जाकर देखता हूँ कि कितने सारे आम पके हैं। गोपाल अगले दिन बगीचा में जाकर देखता है तो बगीचा में सारे पेड़ों में से एक पेड़ में आम पका हुआ है, लेकिन बाकी पेड़ों में आम थोड़ा थोड़ा पका हुआ है। उसने सोचा कि पके हुए आम सारे बेच लेता हूँ, तब तक इन पेड़ों के आम भी पक जाएंगे। गोपाल अगले दिन उस पेड़ से सारे आम तोड़ के मंडी में ले जाता है और बेचता है। अगले दिन गोपाल बगीचे में जाकर देखता है तो आम के पेड़ों में आम पके हुए नहीं हैं, आम जैसे के तैसे हैं। गोपाल देख के सोच में पड़ जाता है। आज मैं क्या बेचूंगा? गोपाल के पास आम नहीं होने के कारण वो मंडी नहीं जाता है। वो सोचता है कि कल तक ही आम पक जाएंगे तो मंडी में कल ले जाकर इन आमों को बेच आऊंगा। गोपाल अगले दिन फिर से बगीचे में जाता है तो देखता है कि आम बिल्कुल ही नहीं पके हैं। जैसा उसने कल देखा था वैसा ही आज भी है। वो सोच में पड़ जाता है, अगर आम इसी तरह रहेंगे तो मेरा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और आम का सीजन भी खत्म हो जाएगा। फिर मेरे आमों का दाम कम हो जाएगा और कोई इन्हें खरीदेगा भी नहीं। मुझे इससे बहुत नुकसान होगा। मुझे कोई तरकीब लगाकर इनको जल्दी ही पकाना होगा, तभी जाकर मैं इन्हें बाजार में बेच पाऊंगा और अपने अमीर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगा। कुछ तो जुगाड़ बैठाना होगा। गोपाल सोच में पड़ जाता है। आमों को कैसे जल्दी से जल्दी पकाया जाए? तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही शानदार विचार आता है। मैं आमों को कच्चे में ही तोड़ देता हूँ और उन्हें एक खास इंजेक्शन के जरिए पका लेता हूँ। आम इंजेक्शन के जरिए पक जाते हैं और बाजार में बेचने लायक तैयार हो जाते हैं। गोपाल को इस तरकीब से बहुत खुश हो जाता है। अब तो उसे इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब वो आम को कभी भी पका सकता है। अरे वाह रे वाह, ये तरकीब मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? मेरे आम तो अभी तक बिक भी जाते। चलो, अभी भी समय है,
मैं इनको अब दुगने दाम में बेचूंगा, क्योंकि ये आम इतने मीठे और रस भरे दिख रहे हैं। इनको तो देखते ही लोग खरीद लेंगे। गोपाल अगले दिन आमों को मंडी में ले जाकर बेचता है। आओ आओ, ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। ये आम जो खाए वो कभी न पछताए। ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। आम कैसे दिया भैया? 100 रुपए की एक टोकरी ताजा रसीले आम हैं। खाकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आम को जरा देखिए, आम इतने रस भरे दिख रहे हैं, जो एक बार खाए वो दोबारा ले जाए। ठीक है, मुझे एक टोकरी दीजिए। लीजिए आपकी आम की टोकरी। अरे वाह, आम तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी एक टोकरी देना। मुझे भी एक टोकरी देना भैया। अंकल अंकल, मुझे भी एक टोकरी दीजिएगा। हाँ हाँ, सबको दे रहा हूँ, सबको मिलेगा। आइए आइए, ले जाइए ताजे ताजे रस भरे रसीले आम। एक बार खाइए, दोबारा फिर लौट के आइए। देखते ही देखते गोपाल का आम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। गोपाल इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मेरे आमों की बिक्री अब 2 गुनी बढ़ चुकी है और मेरा फायदा भी बहुत हो रहा है। अब मुझे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कल और दाम बढ़ा के बेचूंगा। 100 की जगह 120 में बेचूंगा, ताकि और मेरा 20 रुपया मुनाफा हो। गोपाल अगले दिन बगीचे में जाता है। अभी भी आम पके नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग ऐसे ही रहो। मैं तुम्हें ऐसे ही बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तुम पको या ना पको। गोपाल इंजेक्शन के जरिए आमों को पका रहा है और अब पेड़ों में आम पके या ना पके उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। और ये गई मेरी कमाई करने वाली जादुई इंजेक्शन। गोपाल इसी तरह करके सारे आमों को पका लेता है और मंडी में ले जाकर बेचता है। आओ आओ, ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। ये आम जो खाए वो कभी ना पछताए। ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। 120 रुपए में एक टोकरी। 120 रुपए में रस भरे आमों का आनंद उठाइए। अरे भैया, कल तो 100 रुपए की दे रहे थे टोकरी, आज 120 रुपए की दे रहे हो। आज क्या खास है आमों में? मैडम जी, कल आपने खाया होगा आम। सच सच बोलना, आम कैसे लगे? आम थे ना मजेदार। आज उससे बढ़िया और रसीले आम लेकर आया हूँ। इस आम को जो खाए वो दोबारा फिर लौट के आए। ठीक है, मुझे एक टोकरी दे दीजिए। सुनो दोस्त, मुझे भी एक टोकरी देगा? बेटा, एक टोकरी मुझे भी देना। देखते ही देखते सारी टोकरियां खत्म हो जाती है। गोपाल ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह रे वाह, मैंने क्या उपाय लगाया। 120 रुपए का भी बेच रहा हूं तो लोग आसानी से खरीदते जा रहे हैं। कल के मुकाबले तो आज की टोकरियों में 20 रुपए और बचा है। वाह, क्या कमाल का इंजेक्शन है। गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है, पर गोपाल अपनी मन की लालची शांत करने की बजाय वो लोगों को इंजेक्शन वाले आम खिलाता जा रहा था। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि इंजेक्शन वाले आम खाकर लोगों का तबीयत खराब होता जा रहा है। एक दिन अचानक से गांव के चौपाल में सारे लोग इकट्ठा होकर विचार करते हैं। गोपाल के आम के कारण सबकी तबीयत खराब हो रहा है। पता नहीं कौन सा आम बेच रहा है और इतने पैसे भी हम लोगों से ले रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब बीमार पड़ रहे हैं। जिसने उसका आम खाया है वो सारे बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, सही कहा मुखिया जी। मेरी बीवी भी बीमार पड़ गई। पता नहीं कौन सा आम दे रहा है वो। हाँ, मेरी बेटी बीमार पड़ गई, उसका आम खाकर। अरे मेरा भाई तो बीमार पड़ा है, लगता है उसी की आम के कारण बीमार है। मेरे पिताजी तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। इस गोपाल को सबक सिखाना होगा। हम लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, वही लोग जाके कुछ उपाय कर पाएंगे। गांव वाले सब मिलके पुलिस को बुला लेते हैं और वो लोग सारी घटनाएं पुलिस को बता देते हैं। पुलिस वाला गोपाल की दुकान में जाकर देखता है तो वहाँ आमों की टोकरियां रखी हुई थी और गोपाल आम बेच रहा था। लीजिए, रस भरे आम ले जाइए। एक बार खाइए और दोबारा ले जाइए। 120 रुपए की एक टोकरी है, दूं क्या सर? हाँ, ले जाऊंगा ताऊ, पर आम नहीं तुझे। चल हमारे साथ। हाइब्रिड आम खिलाता है और लोगों का तबीयत खराब करवाता है। पर मैंने किया क्या है? तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल हमारे साथ। पुलिस वाले गोपाल को गांव वालों के सामने ले आते हैं। लो जी लो, ले आया आपका गुनेगार को। ये पूछ रहा है कि मैंने क्या किया है।
जरा आप लोग बताइए, इसने किया क्या है? फिर मैं इसका हुलिया टाइट करता हूँ। सुनो गोपाल, तुम्हारे आम खाकर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब बीमार पड़ गए। तुम आमों में क्या मिलाते हो जो इतने रस भरे लगते हैं, लेकिन खाने के बाद 2-3 दिन में तबीयत खराब हो जाता है? तुम जो भी काम कर रहे हो उससे तुम्हारा नुकसान है। तुम इस तरह लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते हो। हाँ, मेरा बच्चा बीमार पड़ा है तुम्हारी वजह से। अगर अगली बार आम बेचता हुआ दिख जाना ना तो बता दूंगा वहीं पर। मेरे पिताजी उठ नहीं पा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे कारण। आमों में क्या मिलाकर बेचता है? मेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब है, घर का कुछ काम नहीं हो पा रहा है। 120 रुपए आम बेचेगा तो दोबारा तो वही बता दूंगा। मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। मैं लोगों की जिंदगियों से खेल रहा हूँ। बस अपने लालच के चक्कर में मैं आमों को पेड़ में पकने देने के बजाय मैंने इंजेक्शन के जरिए पकाकर इन भोले भाले लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना था मुझे। आज बेचारे तकलीफ में हैं मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। आप लोग मुझे जो सजा देंगे मंजूर है। पुलिस वाले गोपाल को ले जाते हैं। गोपाल को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है।